गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज़ द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है व्हाट इज़ द हीट। ओके, आप हीट की डेफिनेशन से अच्छे तरीके से फैमिलियर, बिकॉज आप इसको 9th क्लास के अंदर भी करके आ चुके हैं, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। आपको अच्छे से पता है हीट है ना, एक एनर्जी की ही कन्वीनियंट फॉर्म होती है। ओके, अब आपको पता है एवरी बॉडी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आपका सब्सटेंस क्या नेचर के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर उसका मोशन डिपेंड करता है कि भी उसका आपकी ऑब्जेक्ट का मतलब हम बोले तो आपके ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होगा। यदि तो वो डिपेंड करेगा भी आपकी बॉडी का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। ओके, तो कोई भी बॉडी है वो 3 टाइप के मोशंस को एक्वायर कर सकती है: ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट आपकी क्या करती है, मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए, चाहे कैसे भी। जैसे ये देखो, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन का ही तो मोशन है ना, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशनल मोशन। क्या होता है? देखो आपकी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जब आपकी बॉडी उस पोजीशन पे मिनिमम एनर्जी एक्वायर करती है। ओके, तो मतलब ये आप बोल सकते हो आप रेस्ट में रहती है। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? यदि वो मतलब स्प्रिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा था, जैसे एक बार ऑब्जेक्ट उधर जाती है तो स्प्रिंग के अंदर क्या एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को दोबारा अपनी पोजीशन पे लेकर आता है। तो इस तरीके के टू एंड फ्रो मोशन को हम बोल देते हैं वाइब्रेशनल मोशन। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट एक बार उधर गई, फिर दोबारा फिर इधर आ गई, फिर फर्दर मूव करने लगी, फिर दोबारा इसी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई। तो ये सबसे बेस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका एग्जांपल है आपका स्प्रिंग सिस्टम। ओके, तो इस तरीके का मोशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। मतलब जहाँ पे क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, उसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी क्या है? मतलब यदि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल एक एक्सिस के अबाउट क्या करने लग जाए? रोटेट करने लग जाए। जैसे कि ये एक्सिस है और इसके अबाउट आपके मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। ये डिपेंड करेगा कि भी आपके सब्सटेंस को कितना वहाँ पे टेम्परेचर मिला है, तो उसके कोरस्पोंडिंग ही वहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। ओके, तो उसके बाद देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो हमारा 3 तरीके का मोशन हो सकता है। तो अब हीट एनर्जी को हम कैसे बोलेंगे? जो हीट एनर्जी होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हीट एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी। मतलब जो हीट एनर्जी है ना, वो टोटल थर्मल एनर्जी है, मतलब जो टेम्परेचर की वजह से आई है। ओके, तो टोटल थर्मल एनर्जी। अब ये टोटल थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगी? अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक ही तरीके का मोशन हो। आपको पता है जैसे ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी कर सकती है, जैसे रोलिंग मोशन होता है वो ट्रांसलेट भी कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। तो थर्मल एनर्जी टोटल हम कैसे निकाल लें? काइनेटिक एनर्जीज, मतलब ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन के ड्यूरिंग सभी मॉलिक्यूल की हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और उनका सम कर दें, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, क्योंकि एवरी पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल of the body due to translation, vibrational and rotational। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी का जर्नल में तो तीनों तरीके से मोशन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का उन तीनों मोशंस को लेकर मोशन हो रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल कर उनका सम कर देंगे, तो वो वहाँ पे हमारी क्या निकल जाएगी? उस ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, हीट एनर्जी की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट हम हीट एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। हीट एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि देखो एवरी मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हीट एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द इंटरनल एनर्जी। तो हीट एनर्जी ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, a part of internal energy which is transferred from one body to another, which is transferred from one body to other on account of temperature difference। देखो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना तभी हीट का फ्लो होगा। ओके, तो आपको पता है तो हीट एनर्जी क्या हो सकती है आपकी, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हमेशा ध्यान रखना हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। ओके, कभी भी लो टू हाई का कभी भी हीट फ्लो नहीं होता, हमेशा हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ओके, अब हीट को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, जूल के अंदर या फिर कैलोरी के अंदर। ओके, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद एक क्वांटिटी आती है मैकेनिकल वर्क डिवाइडेड बाई में हीट, उनका जो रेशियो है ना एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही है, टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, मतलब आपकी बॉडी कितनी हॉट और कितनी कोल्ड है वो हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, उसके आफ्टर डिनोटिंग द टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब इसको हम किस किस के अंदर डिफाइन करते हैं, इसकी नॉर्मली बेसिकली यूनिट है। फर्स्ट हम टेम्परेचर को सेल्सियस की यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट भी आपकी क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है। ओके, मतलब आप टेम्परेचर की कोई ये नहीं है कि भी एक दो ही यूनिट होती है, इसकी बहुत सारी यूनिट होती है। फ़ारेनहाइट भी आपकी क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है, जिसको हम टेम्परेचर TF से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर सेल्सियस में TC से डिनोट करते हैं। अब इनके बीच में दोनों में रिलेशन कितना है, यदि आपका TC तो क्या है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल हो, ठीक है, और TF क्या आपकी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है, TC माइनस के 0/100 इज इक्वल टू द TF माइनस के 32 बाई में 180। ओके, तो इस तरीके से आप सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इसका जो ग्राफ है, आप ग्राफ को प्लॉट करोगे आप, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, TF की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 180 को उधर ले जाएं, 180/100 TC, ओके, माइनस के 0 और यहाँ पे उधर चला जाएगा और यहाँ पे प्लस का 32 इज इक्वल टू द TF। तो यहाँ देखोगे ये देखो एक इस तरीके का ग्राफ नहीं हो गया, ये mx + c इज इक्वल टू y, मतलब स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही। तो आप देखोगे TF का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का और सेल्सियस टेम्परेचर का जो मतलब ग्राफ है ना, वो एक क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा। अब इसकी वैल्यू देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करो, TF के ऊपर ये TC 0 होगा तो ये फैक्टर 0 हो गया। तो क्योंकि आपको पता है ना इस टेम्परेचर की स्केल पे तो ये वाली 0 होती है और इस वाली पे ये वाली 0 होती है। तो यहाँ पे देखो जब हम इस पे इसके ऊपर पॉइंट निकाल रहे हैं भी कहाँ वो उसको इंटरसेप्ट करेगी, तो हम TC को 0 कर देते हैं। तो TF की वैल्यू कितनी होगी, 32, तो 32 डिग्री।
तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है भाई, वो होती है आपकी केल्विन। हमेशा याद रखना, हम हमेशा चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, हम उसको पहले केल्विन के अंदर ही डिफाइन करेंगे। ओके, तो आपको पता है सबसे जो टेम्परेचर स्केल होती है 273 केल्विन। ओके, अब जैसे कि आपको ना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है TC, ठीक है, और आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? टेम्परेचर को आपने किस में निकालना है? केल्विन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि TC मतलब टेम्परेचर सेल्सियस में हम 273 केल्विन, 0.15 भी आप कर सकते हो, 273 भी लिख सकते हो। ओके, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपको कोई बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है, इसके अंदर 100 प्लस में 273 को ऐड कर देना है, तो 373 केल्विन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको, मतलब आपके जो डिग्री सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर को केल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, अब हम कर रहे हैं इन तीनों टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यदि आपको पता है टेम्परेचर केल्विन स्केल में, -0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में -32 बाई में 180 इज इक्वल टू T केल्विन -273 बाई में 100। तो आपको ये जो रिलेशन है ना उन टेम्परेचर स्केल्स के बीच में, वो आपको ये रिलेशंस याद रखना है। ओके।